स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडी में। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका का बैक टू स्पेस रेस के बारे में, यानी कि स्पेस एक्स का क्रू 1 के मिशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्पेस एक्स को समझने से पहले आपको समझना होगा नासा को, यानी नासा जी जो दादाजी हैं। तो ये बनाया गया था जुलाई 29 1958 में, यानी कि 62 ईयर्स हो चुका है, यानी भरपुष्ट उम्र हो चुका है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि नासा से पहले उनका एक छोटा मतलब समझिए सब ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर स्पुतनिक लॉन्च कर दिया, यानी कि पहला सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में डाल दिए, बैंड बज गई अमेरिका की एकदम अच्छे से। जिसे कहते हैं ना फट के अलग हो गया, वैसे हो गया। तो अब इनकी बैंड बज गई तो इन्हें तुरंत रिस्पॉन्स पे बनाना पड़ा, क्योंकि वेपन्स के लिए अलग डिवीजन था, लेकिन एक पीसफुल यूज़ के लिए कोई डिवीजन नहीं था। और वो पीसफुल यूज़ में इतना आगे चले गए भैया कि हम सैटेलाइट सोच रहे हैं और आप सैटेलाइट ऑर्बिट में डाल दिए, तो मामला गंभीर हो गया था। तो इसे अपना समझ के फंडिंग दी गई और इनका गोल था कि 1970 होने से पहले चांद पे जाओ। और ये लोग सक्सेसफुली कर पाए। सैटर्न 5 बनाए और चांद पे लैंड करे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया दोबारा क्यों नहीं जाते, इसीलिए ये बात पर आप लोगों को बार बार फोकस है। वो फियर रिस्पॉन्स था, मतलब जैसे कि जब युद्ध होता है तो उस टाइम मिलिट्री का बजट अपना समझ के बहने लगता है ना, ये वैसा ही था। नासा का बजट आप जीडीपी के परसेंटेज पे देखेंगे तो सबसे हाई इसी दरमियान पे था। अपोलो मिशन के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए 4.5% तक दिया जा रहा था इस मिशन के लिए, और अभी नासा का रनिंग बजट 1% भी नहीं होता पूरा। तो यही समझ लिए कि इसीलिए नासा अब ये सब मिशन दोबारा नहीं कर सकता, उतना पैसा ही नहीं था। और इस टाइम डर में थे तो एकदम फुल स्पीड पे काम कर रहे थे, कोई करप्शन नहीं, कुछ नहीं। पूरा देश जुटा हुआ था कि नहीं करना है तो करना है, कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं। मतलब जान जाए एस्ट्रोनॉट्स की, जैसे कि 3 एस्ट्रोनॉट्स ऊपर भी चले गए तो भी मिशन को नहीं रोका गया। प्रेसिडेंट खुद ब खुद ऊपर चले गए तो भी नहीं रोका गया। मतलब एकदम जुट गई थी ये उस कंट्री का, यूएसए का एक बहुत बड़ा मतलब एक समझिए स्टैंप है कि पूरा जी जान लगा के पूरा देश साथ आके इसको कंप्लीट किया। तो अब समझते हैं स्पेस शटल ये मतलब ये जब सैटर्न 5 बनाए, चांद पे पहुंच गया और ये सब तब कर डाले, तो हुआ क्या, मतलब कहाँ से ये इतना आसमान में उड़ रहे थे उससे नीचे क्यों गिरे। वो हो गया स्पेस शटल के चलते। जैसे ही सैटर्न 5 का काम हो गया, सोवियत यूनियन डिसॉल्व कर दिया गया, बजट कट होने लगे, तब हिसाब बना कि भाई सैटर्न 5 उतना महंगा है कि नहीं अफोर्ड किया जा सकता। तो एक आइडिया लाया गया। तो बहुत सारे आइडिया देते हैं, इंजीनियर का काम होता है 100 आइडिया देना होता है, फिर एक कम्युनिटी बैठती है उसको छांटने के लिए, ठीक है 100 आइडिया में से कौन सा सबसे प्रैक्टिकल आइडिया है। या कभी कभी ऐसा होगा कि अच्छा इस आइडिया में ये अच्छा था तो इसे उठा के लेते, मतलब मिक्स एंड मैच किया जाता है। तो उस दरमियान गलती से स्पेस शटल सेलेक्ट हो गया। तो सपने स्पेस शटल में बहुत सारे दिखाए गए थे। जैसे सबसे बड़ा सपना था कि वो सस्ता होगा, नहीं तो गवर्नमेंट उसे अप्रूवल ही नहीं देती। दूसरा था कि ये फास्ट होगा, यानी कि लॉन्च के बीच में कितना गैप होता है वो बहुत कम होगा। इनका टारगेट चल रहा था कि महीने में 2 लॉन्च अपना समझ के आराम से कर सकेंगे। मतलब ये इतने दूर के सपने दिखा रहे थे कि स्पेस शटल के लिए जितने सैटेलाइट्स बुक किए जा रहे थे उन्हें ऐसा बनाया जा रहा था कि जाके आप रिपेयर कर सकते हैं बाद में। क्यों? क्योंकि अरे ये तो बस का सर्विस बन जाएगा, अंतरिक्ष में जाते रहेंगे, रिपेयर कर लेंगे सैटेलाइट, आपका आप लंबा लाइफ चलेगा। ऐसे सैटेलाइट अभी हैं अंतरिक्ष में जिन पे मतलब शटल के लिए डिज़ाइन किया गया था कि शटल इतना आएगा जाएगा, और लॉन्च कर दिया गया शटल से, लेकिन वापस उसको रिपेयर नहीं कर सके। तो स्पेस शटल का सपने तो ये दिखाए, लेकिन ये हर चीज़ में फेल हो गया। सस्ता बनाने के बाद हुआ ये ऑलमोस्ट, या कई मामले में आप कह लेंगे ये इससे ज़्यादा पैसा खा गया सैटर्न 5 से। मतलब सैटर्न 5 इनको बनाना सस्ता पड़ता, और सब चीज़ तो था ही। सैटर्न 5 का पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका था। सैटर्न 5 को डाउनग्रेड ही कर देते, काम कंप्लीट हो जाता है इनका। ये डाउनग्रेड नहीं भी करते, मतलब समझिए कि स्पेस शटल का मेन काम था आईएसएस को बनाना। आईएसएस का एक एक मॉड्यूल 30 टन के अंदर ही रखा जाता है ताकि वो स्पेस शटल के अंदर फिट हो सके। सैटर्न 5 का अगर इस्तेमाल करते तो वो 150 टन लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जा सकता था। तो समझिए बहुत गंदा नुकसान हुआ। पैसा तो मतलब अपना समझ के डुबा दिया। फिर था कि अच्छा महीना में 2 लॉन्च होंगे, वो तो छोड़ दिए, साल में 2 करने में बैंड बच जा रही थी। और उसके बाद ये सब एक कंट्री मैनेज कर सकता है, कंट्री की इकोनॉमी इतनी सॉलिड होती है कि सब मैनेज किया जा सके। बात था कि वो डेडलिएस्ट स्पेसक्राफ्ट बना, यानी कि 2 एक्सीडेंट्स हुए और दोनों एक्सीडेंट में बम बम लोगों की जान गई। यानी कि चैलेंजर 1986 और कोलंबिया 2003 जिसमें कल्पना चावला गई थी। तो आप समझ लिए कि ये ऐसा नहीं था कि ठीक है महंगा हो गया, ऐसा भी नहीं था कि अच्छा महंगा हो गया और फास्ट है। ये था महंगा भी हो गया, स्लो भी हो गया और डेडली भी हो गया। मतलब समझ लीजिए कि लोग चांद पे जाके आ रहे हैं, एक भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, और जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ था वो भी टेस्ट स्टैंड में हुआ था, मतलब एक्चुअली अंतरिक्ष में जाने में ही हुआ। ये दोनों का वैसा हो गया। तो उस शटल को समझ में आ गया कि नहीं किया जा सकता कुछ अब इसका, तो इसको रिटायर किया गया जितना जल्दी कर सकते थे। साइड इफेक्ट, इसका रिप्लेसमेंट नहीं बना था, इसीलिए नासा अटक गया। मतलब चांद से गिरा तो लो अर्थ ऑर्बिट पे भी नहीं अटका, वो एकदम खत्म हो गया, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो स्पेस एक्स आया। तो स्पेस एक्स बनाया गया था मई 6 2002 में, तो काफ़ी पुराना हो चुका है ये भी।
तो हिसाब ये था कि नासा ने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा जिसका था कमर्शियल रीसप्लाई मिशन, और उसका एक बड़ा भाई था कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। तो कमर्शियल रीसप्लाई से था कि भैया आप आईएसएस में सामान ले जाइए, हम आपको सिर्फ रफ गाइडलाइंस देंगे। इससे पहले नासा का था कि हम आपका एक एक चीज़ नट बोल्ट चेक करेंगे, बाद में हटा दिया गया कि हम आपका ये आपको टारगेट दे रहे हैं, आप कैसे करते हो वो आप पे है, और हम बस चेक करेंगे, मतलब हम ठोक पीट के चेक कर लेंगे, लेकिन आपको जो करना कीजिए। तो ये बनाया गया, और स्पेसएक्स उसी बिड को पकड़ने के लिए बनाया गया था। इलॉन मस्क का प्राइवेटली हेल्ड कंपनी था। अब बात बनता है कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है कि रॉकेट कंपनी बना सके। तो पहला तो था कि बिड में पहले compete करने के लिए इससे बनाया गया, मतलब फाल्कन 1 को बनाया गया। ये इलॉन मस्क का पर्सनल पॉकेट मनी से चल रहा था, मतलब $100 मिलियन उन्होंने डाला, खत्म करने पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया था सारा पैसा। और फिर हिसाब ये था कि जब कमर्शियल रीसप्लाई का ये हो जाएगा, ठीक है आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 50% डेवलपमेंट कॉस्ट देगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा हिसाब इसलिए था क्योंकि नासा का बोल रहे बजट खत्म हो चुका है, और स्पेस शटल में वो इतना ज़्यादा पैसा डुबा चुके थे कि आपको ये हाथ ही नहीं लगाने दे रहा था पैसा को, कि भैया नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा। तो हिसाब ये लगाया कि 50% आप रखो। तो 50% क्यों? ताकि 50% जो आपका बच रहा है वो आप किसी और प्राइवेट इन्वेस्टर से लाएं, और नासा आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट रखेगा कि आपको जो भी लॉन्चिंग करनी है उसमें नासा का प्रायोरिटी रहे, यानी कि आपको मतलब नासा का मिशन आ रहा है वो प्रायोरिटी मिलेगा, और जो आपके मतलब प्राइवेट फंडर्स होंगे वो उनको सेकंड रेटिंग आपको करना होगा। कि जैसे मान लीजिए हो जाता है कि जनवरी में लॉन्च करना है, और जनवरी में नासा का मिशन आ रहा है, तो नासा का मिशन दिया जाएगा, भले मतलब कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है उसको आपको डिले करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन अप्लाई था कि नासा को फर्स्ट डिब्स मिलेगा। तो इलॉन मस्क का फंडिंग, नासा का फंडिंग, और खूब सारे प्राइवेट वेंचर जिसमें गूगल जैसे बड़ी बड़ी कंपनी भी पैसा डाल चुकी है। तो ये प्राइवेट कंपनी है, इनका स्टॉक है, लेकिन मतलब ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, स्टॉक मार्केट में नहीं है इसको खरीदा वो सब हो रहा है, प्राइवेट वेंचर में काफ़ी किया जा रहा था। ऐसे करके इनके पास पैसा आया, और इनका 2017 में इवैल्यूएशन किया गया कि ठीक है 2002 में बनाया, फाल्कन 1 लॉन्च किया, पैसा लिया गया गवर्नमेंट से, गाड़ी खोली गई, तो एक कमेटी बना के चेक किया गया कि ठीक है आपने पैसा लिया, आपने काम किया, अब उसका एनालिसिस करते कि ठीक है क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था, क्योंकि सब लोग जल चुके थे, मतलब एकदम जल के राख हो गए थे, स्पेस शटल इतना गंदा नुकसान किया था। और हिसाब ये बना कि स्पेसएक्स का ये कांग्रेस के साथ मतलब थॉरो एनालिसिस करने पे आया कि वो नासा के कंपेयर में 10 गुना ज़्यादा इफिशिएंट चल रहे हैं, यानी कि नासा को यही काम फाल्कन 9 बनाने में ही 10 गुना ज़्यादा बजट लगता, सीधा सीधा हिसाब था। और वो भी मान के चल रहे थे कि 10 में शायद वो कंप्लीट कर ले, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा स्पेस शटल के पार्ट्स को रिसाइकिल करने के चक्कर में एसएलएस बनाया गया, और उससे पहले एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम था कॉन्स्टलेशन, वो भी कैंसिल हो गया लो बजट के चलते, और एसएलएस भगवान जाने कब पूरा होगा। तो यही समझिए स्पेसएक्स एक ऐसा औजार बन रहा था जो धीरे धीरे एक्चुअली कुछ कर पा रहा था, नासा बस हौच पौच हो गया था। इस दरमियान सोचिए एसएलएस कब का बन के रेडी हो जाना चाहिए था, कॉन्स्टलेशन एक्चुअली मार्स तक जाने का कैपेबिलिटी रखता था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। तो एकदम नासा मतलब समझिए हौच पौच पॉलिटिक्स के चलते बर्बाद हो रहा है। स्पेसएक्स धीरे धीरे 2002 से धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहा है, और वो प्रूव कर दिया 2017 में कि नहीं हम आपका ही काम आपसे कम दाम में करेंगे। तो अब बात करते हैं क्रू 1 के बारे में। तो क्रू 1 कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला नासा आपको कुछ नहीं बोलेगा कि कैसे बनाना है, लेकिन नासा का सीधा हिसाब था कि टेस्टिंग हम अपना समझ के करेंगे। तो डेमो मिशन हो चुका था, डेमो 2 मिशन किया जा चुका, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था, और हिसाब ये कैप्सूल ऐसा बनाया गया कि इसमें 7 पैसेंजर्स भेजे जा सकते हैं। लेकिन नासा हिसाब लगा रहा है कि नहीं उतने को वापस एक साथ नहीं रखेंगे रिस्क में, तो 2 को पहले भेजा गया कि सेफ्टी के लिए, कि मतलब एक का अगर ध्यान भटक जाए दूसरा संभाल ले, जैसे प्लेन में रहते हैं 2 पायलट्स रहते हैं हमेशा, तो वैसे करने के लिए भेजा गया। और जब वो हो गया ये, यानी कि क्रू 1 मतलब हो गया कि आप टेस्टिंग में नहीं है, ये फाइनल प्रोडक्ट है कि ये अब नासा अपने पास एक मैंड सिस्टम रख चुका है, ये नासा का क्लेम हो गया, मतलब हाँ हम वापस स्पेस रेस में आ गए। तो इसीलिए इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स भेजे जा रहे हैं, और बाकी बचा हुआ जगह में ये लोग एक्सपेरिमेंट्स डाल दे रहे हैं, और मतलब समझिए कार्गो के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब डेमो मिशन हुआ था तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स दिखे थे, जैसे कि सबसे ज़्यादा डिफेक्ट था कि जहाँ पे हीट शील्ड में लैचिंग मैकेनिज्म थे, वो लैचिंग मैकेनिज्म थोड़ा ज़्यादा इरोड हो जा रहे थे जब धरती में री एंट्री कर रहे थे। तो हिसाब बनाया गया, उसको री किया गया, और मेन था कि इनका सोलर पैनल्स जो था, चूँकि वो एकदम हाई रेडिएशन इन्वायरमेंट है, वहाँ बहुत जल्दी भुंज जा रहा था, मतलब टिकता नहीं लंबा, तो सोलर पैनल्स में चेंजेस किए गए। तो ये 2 मेन चेंजेस था, और इसका करने का 2 कारण ये था कि इन्हें इस बार, मतलब इससे पहले जो गया था वो 2 महीने का स्टे था, मतलब जाओ टेस्ट करो सारे सिस्टम को फिर वापस आ जाओ। ये लॉन्ग टर्म मिशन है, यानी कि जाके डॉक रहना है, जैसे कि सोइस जाके डॉक रहता है वैसे इसके साथ करना है। ये 6 महीने का प्लान किया गया, जिससे एक्सटेंड शायद किया जा सके। और ये समझिए लॉन्च इनका जो टारगेट था कि मतलब लॉन्च किया जाएगा, इनका हिसाब था कि 4 से 6 घंटे में ये आईएसएस पहुंच जाएंगे। अंतरिक्ष जाना आसान है, अंतरिक्ष में जाके किसी के साथ डॉक करना बहुत मुश्किल वाली बात है। तो यहाँ वैसा करने के लिए लॉन्च विंडो को देखना पड़ता है। वो इनका विंडो ऐसा अलाइन हुआ था कि 4 घंटे से 6 घंटे में निपटा लेते, लेकिन वेदर बोला कि नहीं जी ऐसे नहीं होगा। वो तो वेदर डिले करते करते कैसा ऐसा हो गया कि लॉन्च तो कर दिए,
लेकिन पूरा 24 घंटा 4 एस्ट्रोनॉट इसी के अंदर पहुंच के भरे हुए थे। लेकिन ये सोयूज के कंपेयर में बहुत कंफर्टेबल था। और आप लोग नीचे देख सकते हैं पूरा 10 घंटे का स्पेसएक्स ने लाइव स्ट्रीमिंग किया कि जब वो कोस्टिंग फेज में थे। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एस्ट्रोनॉट अब सोने जा रहे हैं, सारा कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया, सिर्फ एक इमरजेंसी लाइन खोल कर रखे हुए थे और आराम से मतलब एस्ट्रोनॉट सोए, उसके बाद उठे, फिर डॉकिंग के लिए सब लोग प्रिपेयर किए, सीट में बैठे, स्पेस सूट पहन लिए, तो सब चीज़ किया गया। तो समझिए बैड वेदर के कारण ये थोड़ा डिले हो गया, लेकिन इससे एक फ़ायदा होगा कि टेस्टिंग होगी कि ये सिस्टम काम कर पाता नहीं। क्योंकि जो आप देखेंगे तो बार बार शिकायत आ रहा है कि भैया किसी कारण से इनका प्रोपेलेंट हीटर नहीं काम कर रहा है। बैकअप हीटर था, सब चीज़ था, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रोपेलेंट इनका जितना रेड जोन में टेम्परेचर नहीं गया। लेकिन मतलब समझिए वो थोड़ा सा ही खोज खोज है। हम गारंटी दे सकते हैं क्रू 2 मिशन में उसको खोज खोचे चेक करेंगे भैया वो हीटर क्यों नौटंकी कर रहा था। तो समझ लीजिए ये आराम से डेमो 2 मिशन में सीख लिए जितना अच्छी सीखना था, 1 में जो माइनर मॉडिफिकेशन था कर लिए, और ये एक फाइनल हो गया। अब नासा ऐसा नहीं कि हम टेस्ट कर रहे हैं, नहीं, हमारे पास एक सिस्टम है। अगर हमें एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस में भेजना है, जो कि इससे पहले नहीं कर सकते थे, सिर्फ ये कर सकते थे रशिया के पास जाओ और उनसे मतलब ये भेजो, उनके द्वारा एस्ट्रोनॉट्स भेजो, वो अब खत्म। अब अमेरिका अपने पैर पे वापस खड़ा हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे अमेरिका के साथ वैसा हुआ, बेटर लेट देन नेवर। तो हिसाब ये बनता है कि यूएसए अब वापस आ गया स्पेस कैरिंग फेसिलिटी। क्योंकि आप ये समझिए कि चाइना इस दरमियान आराम से अपना स्पेस मिशन बना लिया, उसमें मैंड प्रोडक्ट कर लिया, और चाइना इकलौता था जिसका बजट इतना था कि वो खुद से कर सके। तो रशिया क्यों कर पा रहा है? रशिया कर नहीं पा रहा। रशिया के पास ये है लेगेसी हार्डवेयर बची हुई है कि मतलब जब सोवियत यूनियन था तो बम जो फंडिंग थी उस फंडिंग का फायदा उठा रहे हैं, मतलब उनका आर्किटेक्चर बन चुका है। इसीलिए रॉकेट इतना आदम जाने का, क्योंकि नया डेवलप करने का उनके पास पैसा ही नहीं है। वो $2 बिलियन के आसपास पे चल रहा है, जबकि चाइना $11 बिलियन पे चल रहा है, और यूएसए को 22 बिलियन है। तो यूएसए का फिसल जाना कि भैया हमारे पास सबसे बड़ा बजट होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत खतरनाक था। तो ये वापस आ गया, इसीलिए ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि नहीं, नासा का अब लिस्ट में हो गया कि वी हैव अ स्पेस व्हीकल। और जिस स्पीड से प्रोग्रेस अभी चल रहा है, और ये दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते स्पेस शटल वाले, कुछ भी हो तो एक ही मिशन हो ना, ना जी ना, उनके पास हमेशा मल्टीपल व्हीकल होना चाहिए। तो दूसरे मिशन पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि ब्लू ओरिजिन स्टारलाइनर जो है, ब्लू ओरिजिन बोल रहा हूँ मतलब बोइंग का। और ये महंगा है, ये बात एकदम सही है कि हर मामले में ये स्पेस स्पेक से बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी इसे बनाया जाएगा सिर्फ एक ही कारण, गलती से भी नासा उस जगह पे वापस नहीं पहुंचना चाहता कि एक फेल हुआ तो हम लटक गए। और ये भी फाइनल नहीं है, मतलब इसको बनाया जाएगा, इसके बाद एक और भी है ओरायन कैप्सूल जो बनाया जा रहा है, वो भी किया जाएगा। तो समझ लीजिए कि अभी जिस स्पीड पर चल रहे हैं, आराम से 2021 एंड होते होते तक ये भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, और इनके पास 2 सिस्टम हो जाएगा, और 2025 2026 के आसपास एसएलएस कंप्लीट हो जाएगा, तो ओरायन मिशन भी एक्टिव हो जाएगा। तो समझिए ये जीरो से मतलब कुछ नहीं है इनके पास भेजने में, तीन सिस्टम लगेगा, उसमें से 2 सिस्टम मून तक जाने का कैपेबिलिटी रखता है। तो समझ लीजिए कि ये आए हैं रेस में, मतलब बाहर हो गए थे, लेकिन अब आए हैं और फुल बैक ऑन ट्रैक। तो 0 to हीरो हो गया है, इनकी गाड़ी खुल गई है। मतलब आप इनका फुटेज देखिए कितना आराम से ये लोग बैठे हुए हैं, और देखिए रशियन सिस्टम में 3 लोग कैसे पहुंच के बैठे हुए हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन क्रू 1 का इंपॉर्टेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।